आज फिर से चर्चा करते हैं विलियन के इस अगले पार्ट पर। और आज ये इस पार्ट का अंतिम लेक्चर होगा। हम आज चर्चा करेंगे उसी के आगे हम लोग पढ़ चुके थे क्वथनांक और क्वथन क्या है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, उससे अणुभार की गणना कैसे की जा सकती है किसी विलाय की या विलय की। इसके बाद आज टॉपिक चलेगा हिमांक तथा हिमीकरण। समझिएगा, जैसे हम पानी की बात करें, जल हमारा तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जल है यानी द्रव, इस द्रव को हम क्या करें, अगर ठंडा करें अर्थात इसके तापमान में क्या करें, कमी करें। तो जैसे इसको हम ठंडा करेंगे या तापमान में कमी करेंगे तो जो ये आपका द्रव है वो धीरे धीरे किसकी ओर, ठोस की ओर बढ़ने लगेगा। अर्थात ये किससे, द्रव अवस्था से किस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का वो ताप, किसी विलयन का वो ताप जिस पर कोई द्रव किससे, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो ताप जिस पर कोई द्रव द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमांक। तथा इस पूरी क्रिया को क्या कहेंगे, हिमीकरण। क्या कहेंगे, हिमीकरण। परिभाषा लिख लेंगे आप लोग, फिर से एक बार देखते हैं। वो ताप जिस पर कोई द्रव द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है, हिमांक। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण। ठीक है। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि इसमें उसी तरीके से मान लेते हैं कि एक विलायक और दूसरा विलयन। ठीक है। अर्थात इन दोनों के तापमान का जो अंतर होगा, क्या होगा, अंतर। तो विलयन और विलायक, विलयन और के हिमांकों का अंतर, विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। चलिए, टॉपिक क्या है अगला, हिमांक का अवनमन। इसी से बनेगा, क्या बनेगा, विलयन और विलायक। तो एक मान लेते हैं विलयन और दूसरे को मान लिया जाए विलायक। इन दोनों के हिमांकों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन। अवनमन को फ्रीजिंग कहते हैं, इसलिए यहाँ एफ लगा हुआ है। ठीक है। जैसे मान लो कि जल का जो हिमांक होता है, किसका, जल का हिमांक, वो कितना माना जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या होती है, जम जाती है, यानी पानी जो बर्फ में बदल जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी द्रव का घनत्व यानी जल का घनत्व तो सबसे अधिक किस ताप पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कितने पे, हाँ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक माना जाता है। चलिए, ये हो गया क्या चीज, हिमांक का अवनमन। इसके बाद इसी हिमांक के अवनमन से अणुभार के गणना करने का सूत्र होगा m बराबर 1000 गुणे kf इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ध्यान देना, ये सूत्र और जो क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार के गणना करने का सूत्र, दोनों लगभग क्या है, एक जैसे। फर्क क्या है, उसमें यहाँ B लगा हुआ था, यहाँ क्या आ गया, F। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन सब चीज़ों में अगर हम बात करें
तो केएफ क्या है? मोलल, केएफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। चलिए ठीक। इसके बाद हम इसी में दो परिभाषाएं देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है सीधी। एक मोलल उन्नयन स्थिरांक और एक मोलल अवनमन स्थिरांक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होगा? टॉपिक चल रहा है तो पहले यही पढ़ ले। मोलल अवनमन स्थिरांक काहे से प्रदर्शित करते हैं इसको? केएफ से। किस चीज से? केएफ से। चलिए देखते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें केएफ, परिभाषा क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, इधर फिर से ध्यान से, 1 किलोग्राम विलायक में किसी पदार्थ का 1 मोल, कितने मोल? 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाली, हिमांक में होने वाली इसको कमी को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। फिर से समझेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में किसी पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। काहे से प्रदर्शित करते इसको? केएफ से। ध्यान से समझना। इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम एक परिभाषा और सीखेंगे जिसका नाम होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। कौन सा? मोलल उन्नयन स्थिरांक। चलिए समझिए। अब उन्नयन का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ उन्नयन लग जाए तो उन्नयन मतलब वृद्धि। तो इसी परिभाषा को हम कंटिन्यू करेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में किसी पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, यहाँ तक सेम। जहाँ लिखा हिमांक में होने वाली कमी, यहाँ क्या लिख देंगे? क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। बताइए, कर सकते हैं आप लोग? क्या बताया गया? 1 किलोग्राम विलायक में किसी पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। और अगर इस जगह कह दें क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, तो किसकी परिभाषा बन जाएगी? मोलल उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन स्थिरांक को काहे से प्रदर्शित करते हैं? केबी से। और अवनमन स्थिरांक को केएफ से। ठीक है, ये परिभाषा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। चलिए अब ध्यान देते हैं। एक न्यूमेरिकल है और संबंध भी कह सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक या अवनमन स्थिरांक को मोललता के पद में कैसे लिख सकते हैं? किसके पद में? मोललता के पद में। ध्यान से समझना। हम लोग विलय का भार जो सूत्र पढ़े हम बराबर 1000 गुणे KB इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा TB इंटू कैपिटल डब्लू। जरा ध्यान से समझिएगा इसको। अगर इस डेल्टा TB को हम इधर ले आए और स्मॉल m को इधर ले आए, 1000 वैसे लिखा हुआ है, स्मॉल m इधर आ जाएगा बटे में, कैपिटल W वैसे ही लिखा है, ऊपर स्मॉल w भी लिखा है। KB को पहले ना लिख के बाद में लिख दे बस। बताइए ठीक? कोई दिक्कत? फिर से वही चीज आ गई। बताओ।
बताओ वही लिखा कि नहीं लिखा है? ध्यान से समझना बच्चों। अब यहाँ पर जो ये चीज लिखी है कितना, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और विलायक का भार ग्राम में ऊपर गुणे काय का सूत्र है मोललता। तो क्या इसकी जगह हम स्मॉल एम लिख दे सीधा, इसको डैश कर ले, अणुभार है ये क्या बन गया मोललता सीधा सीधा इंटू केबी इंटू डेल्टा टीवी। कोई दिक्कत? आप समझिएगा जरा। इस तरीके से अगर हम बात करें कि क्वथनांक के उन्नयन में और मोललता में एक संबंध हो गया, क्वथनांक के उन्नयन और मोललता में संबंध, ध्यान देना। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी से मिलता जुलता सेम टू सेम, ध्यान से समझना। अगर हम के बी की जगह क्या कर दें के एफ, और डेल्टा टी बी की जगह क्या कर दें टी एफ कर दें, बताओ यहाँ क्या हो जाएगा के एफ, यहाँ क्या हो जाएगा टी एफ, तो यहाँ भी एफ कर दे। बताओ ये क्या बन गया, सीधा किसका बन गया सूत्र, मोललता का किसके पद में, हिमांक के और नमन के पद में, किसके पद में, हिमांक के और नमन के पद में। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के औनमन दोनों में से किसके साथ रिलेट कर सकते हैं आसानी से इसको, मोललता के पद में। अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा चालू होगा, जो आज का यहाँ से लास्ट टॉपिक होगा, वांट हाफ गुणांक। क्या होगा, वांट हाफ गुणांक। क्या है वांट हाफ गुणांक, समझते जरा। आई, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक लकड़ी है इतनी बड़ी, इसके हमने क्या किए, दो टुकड़े कर दिए या तीन टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़ों की संख्या कितनी थी, एक, बाद में टूटने के बाद कितने बन गए टुकड़े, तीन। तो साइंस की भाषा में या विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहेंगे, वियोजन हुआ कि संयोजन। वियोजन मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो पहले अणुओं की संख्या कितनी थी, एक, बाद में कितनी हो गई, तीन, ठीक है। अच्छा दूसरा, दो आटे की छोटी छोटी गोलियां थी, कितनी थी, दो आटे की छोटी छोटी गोलियां थी। इनको बच्चों ने खेल खेल में कितना कर दिया, एक, कितना कर दिया, एक कर दिया। तो बताओ संगुणन हुआ कि वियोजन हुआ, संगुणन अर्थात जुड़ना, ठीक है। समझिएगा जरा, जब हम प्रारंभिक वैल्यू लेते हैं, यानी लकड़ी का टुकड़ा कितना था जब, एक, तो जो प्रारंभ में मान होते हैं, इन प्रारंभिक मानों को हम क्या कहते हैं, परिकलित मान। कौन से मान, परिकलित मान। इसी को सामान्य मान भी कह सकते हैं। तो इसमें एक क्या है, परिकलित या सामान्य मान, इसमें दो क्या है, परिकलित या सामान्य मान। और घटना होने के बाद जो बाद में हमें मान प्राप्त होंगे, जैसे इसमें क्या प्राप्त हुआ है, तीन, ये कहलाएगा प्रेक्षण करने के बाद, इसलिए इसको प्रेक्षित मान। कौन सा मान, प्रेक्षित मान। तो इसमें तीन क्या है, प्रेक्षित मान, इसमें एक क्या है, प्रेक्षित मान। तो समझ गए। तो हम क्या कहेंगे, वांट हाफ गुणांक की परिभाषा में आई बराबर
प्रेक्षित मान और बटे परिकलित मान। परिभाषा समझिएगा जरा। किसी विलयन के प्रेक्षित मान, किसी विलयन के प्रेक्षित मान तथा परिकलित मान के अनुपात को क्या कहते हैं? वान-ठाप गुणांक। परिभाषा बन गई, फिर से देखेंगे। किसी विलयन के प्रेक्षित मान तथा परिकलित मान के अनुपात को क्या कहते हैं? चलिए, वान-ठाप गुणांक। कई बार ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि वान-ठाप गुणांक का मान कब एक होता है, कब एक से अधिक होगा, कब एक से कम होगा। चलिए समझिए। वियोजन की स्थिति में, किसकी स्थिति में? समझिए, हम पहले आपको दिखाई देते उसके बाद देखिए। प्रेक्षित मान कौन सा होता है? जो बाद में प्राप्त होता है किसी घटना के बाद। परिकलित मान कौन सा होगा? जो प्रारंभ में आपको पहले से पता था। अब समझिएगा जरा। यहाँ पर अगर हम बात करें इस स्थिति में, तो यहाँ से जैसे ही हम देखेंगे प्रेक्षित मान, तो देखिए प्रेक्षित मान वियोजन की स्थिति में कितना आया था? 3 बटे परिकलित मान कितना था? 1। तो 3 बटे 1, 3 बटे 1। तो बताओ वान-ठाप गुणांक मान कितना आया? 3। 1 से कम आया कि 1 से ज्यादा? अर्थात जब भी वियोजन होगा तो वियोजन की स्थिति में वान-ठाप गुणांक मान सदैव 1 से ज्यादा होगा। क्या होगा? सदैव 1 से ज्यादा। क्लियर? दूसरा, मान लो संगुणन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो संगुणन में क्या होता है? कण जुड़ के कम हो रहा है। तो मान हमेशा जो प्रेक्षित वाला होगा वो पहले से क्या होगा? कम। अच्छा, रख कर देख लेते हैं। प्रेक्षित मान इस बार कितना है? 1। परिकलित मान यानी पहले से कितने कण थे? 2। इसका मान 0.5 आ गया। ऐसे भी समझ लो कि जब भी संगुणन होगा तो पहले कणों की संख्या क्या रहेगी? ज्यादा, बाद में क्या होगी? कम हो जाएगी। और प्रेक्षित मान ऊपर है तो ऊपर संख्या कम है, नीचे ज्यादा है, तो मान क्या एक बार भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अर्थात मान हमेशा क्या रहेगा? 1 से कम रहेगा। क्या रहेगा? 1 से कम। तो हम कह सकते हैं संगुणन की स्थिति में वान-ठाप गुणांक का मान हमेशा 1 से कम। एक है अनपघट्य। कौन सा? अनपघट्य क्या होता है? वैद्युत अनपघट्य यानी जो आयनित नहीं होते, यानी जिनमें ना ही संगुणन हो और ना ही वियोजन हो। तो ना ही संगुणन हो ना ही वियोजन हो, इस स्थिति में क्या हो सकता है कि कण ना तो टूटेगा ना ही जुड़ेगा। अर्थात जितने कण पहले होंगे उतने ही बाद में भी होंगे। तो इस स्थिति में क्या कह सकते हैं कि प्रेक्षित मान और परिकलित मान दोनों सदैव क्या रहेंगे? बराबर। अब दोनों बराबर होंगे तो मान कटकर सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं अनपघट्य के लिए इसका मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये था कौन सा टॉपिक? वान-ठाप गुणांक। अब हर वो चीज जो कणों की संख्या बदलने पर बदल जाती है, वो सारी चीजें अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित होंगी। ठीक है, अब समझिएगा। यही कारण है कि हम क्या करेंगे कि इन कुछ समीकरणों को वान-ठाप गुणांक के पद में लिखेंगे। जैसे कौन सी समीकरण आपने पढ़ा था? परासरण दाब। कौन सा? परासरण दाब। परासरण दाब की बात करें तो हम लोग क्या पढ़े थे? पाई बराबर या पी बराबर CRT। लेकिन जब वान-ठाप गुणांक में निर्भर करेगी, इसको हम गुणा कर लेंगे किससे? वान-ठाप गुणांक से। तो इसके पद में क्या बनेगी? P बराबर ICRT। इसी तरीके से डेल्टा TB बराबर अभी पढ़े थे M इंटू KB
ये भी अणसंख्य गुणधर्म से संबंधित है, अर्थात इसमें भी हम आई से गुणा कर सकते हैं, तो ये भी वान हाफ गुणांक के पद में आएगी। इसी तरीके से डेल्टा टी एफ बराबर एम इंटू ए एफ, ठीक है, इंटू क्या होगा आई। तो इस तरीके से ये वान हाफ समीकरण हो गई, ठीक है। हम आगे अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे फिर से विलयन पाठ के आंकिक प्रश्नों पर, ठीक है। तो आज का चैप्टर इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक बार पुनः न्यूमेरिकल के साथ।